Continuing in the chapter of biotechnology principle and processes in the third lecture today, आज हम बात करने वाले हैं हमारे एंजाइम्स के बारे में। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर 3 टाइप के टूल्स थे, एंजाइम्स, वेक्टर्स और होस्ट, जिसमें होस्ट के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके। बात बची है हमारे एंजाइम्स की और वेक्टर्स की। टोटल यहाँ पे 5 दे रखे हैं वैसे, लेकिन 3 कैटेगरीज़ हैं, 3 एंजाइम्स हैं और एक वेक्टर और होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये हो गए हमारे 5। स्टार्ट करते हैं हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात। अब एनसीईआरटी हमें एक क्लासिकल हिस्ट्री की एक बात बताने वाली है क्या, कि 1963 में 1963 में क्या हुआ, 2 एंजाइम्स देखे गए किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। एंजाइम्स देखे गए किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। और ये क्या कर रहे थे, ये रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे ग्रोथ किसकी, बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, अब ये बात समझो। तो इसके नाम से ही समझ लो कि बैक्टीरिया को या तो ये कह लो खाने वाला या ये कह लो फाड़ देने वाला। फेज से फाड़ देना, फ से फाड़ देना। तो बैक्टीरिया को फाड़ देने वाला वायरस इज़ नोन एज बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरिया ईटिंग वायरस इज़ नोन एज बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज, जैसे भी आप प्रोनाउंस करो। अब ई कोलाई क्या शो कर रहा था, क्योंकि ई कोलाई के अंदर ये 2 एंजाइम थे, कोई 2 एंजाइम थे ई कोलाई के अंदर, वो रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को। कि यानी ई कोलाई के अंदर ये जो 2 एंजाइम हैं हमारे, ये ई कोलाई को एक तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज से, वरना बैक्टीरियोफेज इसको इन्फेक्ट कर देगा और इसको जो है ईट आउट कर लेगा, पूरा खा जाएगा। अब ये जो 2 एंजाइम्स हैं, इसमें से एक क्या काम कर रहा था, वन ऑफ दीज एडिड मीथाइल ग्रुप्स टू डीएनए, और दूसरा वाला क्या कर रहा था, डीएनए को काट रहा था। यानी ई कोलाई के अंदर ये जो 2 एंजाइम मिले, इसके अंदर से एक जो ये पहला वाला एंजाइम है, इसने बैक्टीरियोफेज के डीएनए के अंदर मीथाइल ग्रुप्स ऐड किए, जिसकी वजह से ये इसके अंदर इन्फेक्ट नहीं कर पाया। दूसरे वाले ने क्या काम किया कि इसके जो बैक्टीरियोफेज के जो डीएनए थे, इसको काट के रख दिया। जब इसने इसके डीएनए को काट के रख दिया तो ऑब्वियसली ये इसको इन्फेक्ट कैसे ही करता। अब ये एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक मिस्टेक करी है, ये लेटर नहीं, ये वर्ड होगा लैटर। लैटर और फॉर्मर मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जब 2 बातें कही जाती हैं तो पहली वाली बात को अगर बोलना होता है तो फॉर्मर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और लैटर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जब दूसरी वाली बात को बोलना होता है। अब एनसीईआरटी ने हमसे क्या बोली कि पहली बात क्या बोली कि एक एंजाइम था जो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था डीएनए को, और लैटर वाला जो था वो क्या कर रहा था, काट रहा था डीएनए को। द लैटर वॉज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज। ये जो लैटर वाला एंजाइम है हमारा, इसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कहा। कौन सा है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जो कि हमारे डीएनए को काट रहा है। अब ये कहानी आती है, इसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं कि जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, इसके नाम को समझो। रेस्ट्रिक्शन एक तरीके से काटना हो गया, एंडोन्यूक्लियस मतलब अंदर जाके काटना। हमारा जो पूरी की पूरी डीएनए की लेंथ है, एक आप काट सकते हो इस पे एंड्स पे, किनारे पे, एक काट सकते हो बीच में। तो एंडो का मतलब अंदर, तो बीच में काटने वाले एंजाइम का नाम हुआ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और जो किनारे पे काटेंगे उनका नाम क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। बहरहाल हम लोग बात कर रहे हैं अभी इन एंजाइम्स के नोमेनक्लेचर की। सबसे पहली चीज़ हमारी ये, द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम्स इज़, पहला लेटर, जैसे हमारा ये एंजाइम है ई कोराई, इसके अंदर जो पहला लेटर है ये कहाँ से आएगा, इसका ये है हमारा एंजाइम, ये बैक्टीरिया है मेरा, प्रोकैरियोटिक सेल कह लो या बैक्टीरिया कह लो, और ये मेरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर ये जो फर्स्ट लेटर की बात आ रही है, तो फर्स्ट लेटर क्या है, मेरा ई है। ये ई कहाँ से आया, जीनस नेम से आया। ये ई कोलाई का ये ई जो है एस्केरिकिया, ये ई उठाया मैंने। सेकंड के जो 2 लेटर्स उठाने हैं मुझे, ये सी और ओ, ये कहाँ से उठाए मैंने, इसकी स्पीशीज़ के नेम से। ये कोलाई का मैंने सी ओ उठाया। और फिर ये आर आए कहाँ से, ये आर क्या उठाया मैंने, ये स्ट्रेन का आर उठाया। और 13 या रोमन न्यूमरल्स क्या है, ये रोमन न्यूमरल है आई, आई का मतलब 1।
ये रोमन न्यूमरल क्या है मेरा, ये रोमन न्यूमरल है कि किस सीक्वेंस में मैंने इसको वो किया था, क्या नाम है, आइसोलेट किया था, किस सीक्वेंस में मैंने इसको आइसोलेट किया था अपने इस स्ट्रैंड से। इस तरीके से मेरी ये कन्वेंशन होती है नॉमेनक्लेचर की। वापस समझते हैं, ये पहला लेटर कहाँ से आया, जीनस नेम से, ये आया जीनस से। दूसरे दो लेटर्स कहाँ से आए, ये आए मेरे स्पीशीज़ नेम से। ये तीसरा लेटर आया मेरा किस नाम से, स्ट्रेन से। और ये रोमन न्यूमरल जो लास्ट में लगा है, ये क्या है, सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस में इसको आइसोलेट किया गया था। इस तरीके से ये ई कोलाई कहाँ से आया, तो ई से पता चला एस्केरिकिया, और सी ओ से पता चला कोलाई, आर से पता चला आर वाई करके स्ट्रेन था, और आई का मतलब कि पहला वाला। इस तरीके से अब एनसीईआरटी डायरेक्टली रीड कर लेते हैं। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस। पहला नाम आएगा जीनस से, पहला लेटर सॉरी। सेकंड टू लेटर्स, दूसरे वाले दो लेटर्स यानी सी और ओ, ये कहाँ से आएंगे, कम्स फ्रॉम द स्पीशीज़ ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, जहाँ से इनको आइसोलेट किया है। तो ये कोलाई के दो सी ओ आ गए। एग्जाम्पल, ई कोराई कम्स फ्रॉम एस्केरिकिया कोराई। इन ई कोराई आर जो है वो कहाँ से है, डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द स्ट्रेन। ये जो लेटर आर है ये डिनोट कर रहा है किसको, नेम ऑफ द स्ट्रेन को। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये याद रखना। ये आर किसको कर रहा है, स्ट्रेन को रिजेंबल कर रहा है, नेम ऑफ द स्ट्रेन। और रोमन नंबर्स जो फॉलो कर रहे हैं नाम को, वो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है ऑर्डर या सीक्वेंस जिसके अंदर इन एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया था उस बैक्टीरियल स्ट्रेन से। ये चीज़ आई, हमें नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया कि हमें कन्वेंशन क्या है कि हम लोग पहला लेटर उठाएंगे इसकी जीनस के नाम से, सेकंड टू लेटर्स उठाएंगे इसकी स्पीशीज़ के नाम से, फिर स्ट्रेन के नाम से हम लोग एक लेटर उठाएंगे, और रोमन न्यूमरल जो इस सीक्वेंस में इसको हमने आइसोलेट किया है। अब एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ पे चलते हैं कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो था हमारा, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है हमारा, हिंद 2। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है मेरा हिंद 2। अब आपसे मैं यहीं पे पूछूं कि इसके भी नाम की नोमेनक्लेचर देखो, तो ये पहला इसकी जीनस नेम है, इसके ये सेकंड लेटर्स क्या है, इसकी स्पीशीज़ नेम है, ये डी इसका स्ट्रेन है, और बाकी के दो क्या है इसके रोमन न्यूमरल्स का क्या मतलब है कि ये किस सीक्वेंस में निकाला गया था। तो एच से क्या पता चला हमें, हीमोफाइलस, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजे, इससे ये आया है हमारा। हिंद 2 किस ऑर्गेनिज्म से मिला है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से मिला है। और ये डी का मतलब क्या है, डी कोई स्ट्रेन है, और सेकंड ये जो 2 लिखा है रोमन्स में, इसका क्या मतलब है हमारा कि ये किस सीक्वेंस में इस स्ट्रेन से निकाला गया था। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन है हमारा, हिंद 2 है। इसकी फंक्शनिंग जो है डिपेंड करती है एक स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, जिसके वो हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। यानी हमारा ये जो हिंद 2 है, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, तो ये क्या करेगा हमारे डीएनए की, जैसे मान लो ये डीएनए का पूरा लेंथ है, तो क्या डीएनए को एक होगा जो किनारे से काटेगा, उसको हमने रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस कहना है। और क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, तो ये बीच में से कहीं से काटेगा। अब ये बीच में से कहीं से अगर काटेगा तो पहले रिकॉग्नाइज भी तो करेगा कि मुझे काटना कहाँ पे है, उस साइट को, उस स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की जो साइट है उसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं हिंद 2 का। इसी तरीके से जितने भी हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होंगे, अब क्योंकि ये एंडोन्यूक्लियस हैं क्यों, तो इनको क्या करना है, डीएनए की पहले पूरी की पूरी लेंथ को ये इंस्पेक्ट करेंगे, और फिर अपनी जब इनको रिकॉग्निशन साइट मिल जाएगी वहाँ जाके ये काट देंगे इसको, हमारे डीएनए को। यही चीज़ बोली है क्या कि हिंद 2 जो था हमारा, ये पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसकी फंक्शनिंग डिपेंड करती है एक स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे, जिसका नाम है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इसको आइसोलेट किया गया और 5 साल बाद, कितने साल बाद, 5 साल बाद कैरेक्टराइज किया गया। और इसके बाद हमें ये पता चला कि हिंद 2 जो है ये हमेशा हमेशा डीएनए को वहीं पे काटेगा, वहीं पे काटेगा कहाँ पे, जो इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। हिंद 2 हो या कोई और हो, इट ऑलवेज मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। हिंद 2 के कितने बेस पेयर्स हैं, 6 बेस पेयर्स हैं।
जिसको ये रिकॉग्नाइज करता है। तो हिंद 2 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड के बेसिस हुए? 6 बेसिस हुए। इस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को हमने रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोला हिंद 2 का। इसी तरीके से ई कोराय का भी एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा। इसी तरीके से कोई और है हमारा हिंद 3 है, उसका भी एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा। अब ये बात कह रही है एनसीईआरटी कि बिसाइड्स हिंद 2 टुडे, आज की डेट में वी नो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आज की डेट में हम लोग 900 से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में जानते हैं। 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से भी ज़्यादा जानते हैं हम लोग, मोर देन 900 हिंद 2 के अलावा। और इनको हमने 230 स्ट्रेन से ज़्यादा स्ट्रेन में से निकाला है। ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया में से इसको आइसोलेट किया है। ईच ऑफ विच, यानी हर एक जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो अलग है। ईच ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज recognizes डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। इस चीज़ को ध्यान रखना कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसने एक अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस बनाया है। जिस रिकॉग्निशन सीक्वेंस को वो पहचानेगा, पूरी की पूरी डीएनए की लेंथ में इंट्रोस्पेक्ट करेगा, पहले इंस्पेक्ट करेगा, उस रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ढूंढेगा, और जब उसको वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा तब उसी साइट पे जाके उसको वो काटेगा। ये हिंद 2 का एग्जाम्पल लेके एनसीईआरटी ने बोला है कि इट वॉज फाउंड दैट हिंद 2 always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs। कितने बेस पेयर? 6 बेस पेयर्स। और इस जगह को हमने बोला कि ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है हमारे हिंद 2 का। इसी तरीके से जो हमें ये 900 से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मिले हैं, ये भी एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस कैरी करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे? हमारी डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करेंगे, अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस पहचानेंगे और उस जगह पे जाके ही इसको कट लगाएंगे डीएनए को। ये था हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कहानी। अब बात आ रही है, एनसीईआरटी हमसे कह रही है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, यानी डीएनए को काटने वाले जो मॉलिक्यूलर सीजर है, वो लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम से बिलोंग करती है, और उस क्लास का, लार्जर क्लास का क्या नाम है? न्यूक्लिएजेस। अब ये जो न्यूक्लिएजेस है, इस न्यूक्लिएजेस के अंदर 2 तरीके के एंजाइम्स होते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज मैंने आपको बताया कहाँ से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा। अच्छा भाई, डीएनए है तो डीएनए तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, तो रिमूव भी क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड ही तो रिमूव होगा। तो एक्सोन्यूक्लिएज क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है न्यूक्लियोटाइड। कहाँ से? एंड से। लेकिन वेयर एज जो एंडोन्यूक्लिएज है हमारा, ये कट लगाएगा कहाँ पे? स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन द डीएनए। विद इन द डीएनए कट लगाएगा कौन? हमारा एंडोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज एंड पे काम करता है, एंडोन्यूक्लिएज अंदर काम करता है। आगे बात करें क्या कि ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज फंक्शन कैसे करेगा। अब भाई एंडोन्यूक्लिएज है तो उसको फिर वही बात अभी एनसीईआरटी ने पिछले पेज पे आपको बताया कि ये जो एंडोन्यूक्लिएजेस होते हैं ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ढूंढते हैं। ये इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ढूंढेगा। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज फंक्शन करेगा कैसे? बाय इंस्पेक्टिंग। अब इंस्पेक्टिंग पे भी एनसीईआरटी ने ये इन्वर्टेड कॉमास में लगाया है। इंस्पेक्ट करेगा पूरा के पूरी किसको? लेंथ को, द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। पूरी की पूरी डीएनए की जो लेंथ है उसको इंस्पेक्ट करेगा। और क्या ढूंढ रहा है ये पूरी की पूरी डीएनए के अंदर? अपनी रिकॉग्निशन साइट को, अपना। वंस इट फाइंड्स इस स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, यानी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस हमारे हिंद 2 का है वो किसी और का नहीं होगा, जो ई कोराय का है वो हिंद 2 का नहीं होगा या किसी और का नहीं होगा। ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है? स्पेसिफिक होते हैं। वंस इट फाइंड्स इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इट विल बाइंड टू द डीएनए, और डीएनए से बाइंड करके कट करेगा ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स। कहाँ पे काटेगा? शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स को काटेगा, तभी हमारा क्या रिमूव होगा? न्यूक्लियोटाइड रिमूव होगा। इस चीज़ को समझ लो, बहुत ईजी है लेकिन ट्रिकी हो सकता है। इसके अंदर से शब्द बदल बदल के आपसे सवाल पूछ लिया जाए।
ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन कैसे करेगा, इंस्पेक्ट करके लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस को, और जब उसको अपनी स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंस मिल जाएगी तब ये बाइंड कर जाएगा और काट देगा ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, यानी दोनों स्ट्रैंड्स को। कैसे, डबल हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड्स को कैसे काटेगा, एट स्पेसिफिक पॉइंट्स उनकी शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स के अंदर। और हमारा जो ये रिकग्निशन सीक्वेंस है, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को। ये जो रिकग्निशन सीक्वेंस होता है हमारा, ये पैलिंड्रोमिक होता है। पैलिंड्रोम का क्या मतलब होता है कि वो शब्द पैलिंड्रोम कहलाते हैं जिनको आप सामने से पढ़ो या पीछे से पढ़ो वो सेम होते हैं। जैसे मलयालम है, MALAYALAM। अब चाहे आप इसको राइट टू लेफ़्ट पढ़ो या लेफ़्ट टू राइट पढ़ो, राइट टू लेफ़्ट पढ़ो या लेफ़्ट टू राइट पढ़ो, आप इसको सेम ही पढ़ोगे, MALA मलयालम, और इधर से भी मलयालम। अब ये क्या, एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, MADAM, मैडम शब्द है। अब आप यहाँ से शुरू करो इधर जाओ तो मैडम है, और इधर से शुरू करो इधर जाओ तो भी मैडम है। तो ये है हमारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं ऐसे शब्दों को। पैलिंड्रोम क्या होते हैं, एनसीईआरटी पूछ रही है आपसे। ये वो लेटर्स हैं, लेटर का ग्रुप है जो सेम वर्ड फॉर्म करता है, चाहे उसको फॉरवर्ड पढ़ो चाहे बैकवर्ड पढ़ो, जैसे मलयालम, और दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया मैडम। वर्ड पैलिंड्रोम होते हैं ये, वर्ड पैलिंड्रोम, देखो वर्ड पैलिंड्रोम है ये, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ की, पैलिंड्रोम ऑफ द डीएनए सीक्वेंस की। डीएनए सीक्वेंस के अंदर पैलिंड्रोम कैसे एग्जिस्ट करेगा कि जब हम लोग दोनों स्ट्रैंड की ओरिएंटेशन को सेम करेंगे, यानी अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ रहे हैं अगर एक स्ट्रैंड पे, तो दूसरे स्ट्रैंड पे भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ो, और अगर इस स्ट्रैंड पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ रहे हो तो दूसरे पे भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ो। अगर तो ये सेम है तब जाके आप इसको पैलिंड्रोम कहोगे। जैसे ये GAATC है, अगर हम लोग इसको इधर से देख रहे हैं कि ये GAATC है, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम देख रहे हैं हम लोग कि GAATC है, तो इसको भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ोगे कि GAATC है इधर। अब सिमिलरली अगर आप 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ो कि राइट टू लेफ्ट देख लो, CTTAAG, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम में भी CTTAAG। यानी वर्ड पैलिंड्रोम में और डीएनए पैलिंड्रोम में क्या फ़र्क है कि डीएनए पैलिंड्रोम के अंदर हम लोगों को जो सीक्वेंस है इस स्ट्रैंड का, जब पोलैरिटी जिस डायरेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं वो हमें सेम रखनी पड़ेगी। यही चीज़ एनसीईआरटी कह रही है कि डीएनए के अंदर जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है बेस पेयर्स का, वो तब सेम रीड करेगा व्हेन ये इंपॉर्टेंट है, कब रीड करेगा सेम, व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ द रीडिंग इज केप्ट द सेम। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड्स द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, कि हम लोग इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम में और 5 प्राइम टू 3 प्राइम में पढ़ेंगे तो ये सेम है। सिमिलरली इसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम में पढ़ेंगे, अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम इस तरीके से पढ़ेंगे तो भी ये ट्रू हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू इफ़ इट इज़ रेड इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। यानी जिस डायरेक्शन में हम लोग ऊपर वाले स्टैंड को पढ़ेंगे उसी डायरेक्शन में हमें नीचे वाले स्टैंड को पढ़ना पड़ेगा। तो यानी ओरिएंटेशन को सेम रखना पड़ेगा, तब हमारा पैलिंड्रोम है ये। अब ये बात आती है, एनसीईआरटी हमें यहाँ एक और चीज़ समझाती है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये रिकग्नाइज कर रहा है पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को। अब भाई अगर आप ये देखो कि ये ई कोराए का, ये GAATC जो है GAATC, ये ई कोराए का रेस्ट्रिक्शन वो है सीक्वेंस है, पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो ये एनसीईआरटी ने हमें यहाँ दिया है, ये GAATC, ये किसका है, ई कोराए का है। ये एनसीईआरटी ही खुद बता रही है कैसे, क्योंकि एनसीईआरटी ने हमें इस डायग्राम के अंदर यहाँ दिखाया कि ये GAATC बना हुआ है, ये GAATC और ई कोराए ही इसके ऊपर काम कर रहा है। अगर मैं थोड़ा जूम इन करूँ, आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि GAATC के अंदर ये जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है हमारा, ये ई कोराए, ये देखो 1 आ गया, ये 1 का यही मतलब है कि ये सीक्वेंस ऑर्डर कर रहा है। वैसे ये आई होना चाहिए था, इसको एनसीईआरटी ने आई शो करना था बिकॉज ये रोमन न्यूमरल्स हैं। अब ये बात आई क्या कि यहाँ पे देखो आप GAATC, तो ये क्या कर रहा है कि
जी और ए के बीच में काट रहा है इधर, तो इधर भी जी और ए के बीच में काटेगा। सिमिलरली हमारा ये जो फॉरेन डीएनए है इसके अंदर भी ये जी और ए के बीच में काट रहा है और इधर भी ये जी और ए के बीच में काट रहा है। तो इस तरीके से क्या बनेगा, अब हम लोग उस चीज़ को देख रहे हैं कि भाई इतना बच जाएगा इस तरीके से, है ना, और ये चीज़ रिमूव हो जाएगी, ये चीज़ रिमूव हो जाएगी। अब ये जो इतना पार्ट बचा है इसको मैं अगर रेड से और कलर कर दूं ऐसे, और इधर से क्या क्या मिलेगा मुझको, इधर से इसने यहाँ कट लगाया और ये कट लग गया इधर, इधर से मुझे इतना पार्ट मिलने वाला है। आप इस चीज़ को देखो, अब मैं इसको ऐसे वो कर दूं कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत थी, इधर से मैंने क्या रिमूव किया है, AATTC और नीचे का G रिमूव किया है, वो मुझे यहाँ से मिल जा रहा है, AATTC और मुझे नीचे का G मिल रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से ये चीज़ पूरी की पूरी उठ के यहाँ फिट हो सकती है। यही चीज़ हुई है इधर, आप इधर देख सकते हो कि यही सेम चीज़ हुई है इधर, कि ये लगा इधर और इधर आके ये जुड़ गया। अब ये जो इसने ओवर हैंगिंग स्ट्रक्चर्स काटे, ये आप देख रहे हो, ये ओवर हैंगिंग स्ट्रक्चर है कि भाई इन दोनों की तो पेयरिंग हो रखी है, ये दोनों बेचारे अलग है, ये चारों अलग पड़े हुए हैं। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ओवर हैंगिंग स्ट्रक्चर्स को स्टिकी एंड कहते हैं। ये भी एक स्टिकी एंड बना हुआ है। अब ये स्टिकी एंड बनाते क्यों हैं हम लोग, ताकि डीएनए जो लाइगेस हमारा एंजाइम है उसकी जो एक्टिविटी है वो एनहेंस हो पाए, ईजी हो पाए उसके लिए काम करना। और ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट बनाते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये टी है, ए के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये टी इसके ए के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा 2। तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे से चिपक जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको स्टिकी कह रहे हैं, स्टिकी एंड्स हैं ये। और जब ये आपस में मिल जाएंगे तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। अब इस चीज़ को ही एनसीईआरटी यहाँ समझा रही है कि एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होगा। कि अब एक चीज़ ये समझ लो कि हम लोग जो एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करवा रहे हैं किस पे, वेक्टर डीएनए के ऊपर और फॉरेन डीएनए के ऊपर, तो हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया है वेक्टर डीएनए को काटने के लिए, और सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया है हमारे फॉरेन डीएनए को काटने के लिए। ये क्यों किया हमने, आप इस चीज़ को समझ सकते हो क्या, कहाँ पर, इस शब्द से कि वंस इट फाइंड्स इट्स स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंस। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस है उसका जो रिकग्निशन सीक्वेंस है वो स्पेसिफिक है। तो चाहे वो वेक्टर डीएनए के अंदर कट लगाए, चाहे वो फॉरेन डीएनए के अंदर कट लगाए, कट कहाँ पर लगेगा, उसी स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंस पे लगेगा। और क्योंकि स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंस पे, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं दोनों GAATTC हैं, क्योंकि उस स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंस पे कट लगा है, तो जो हमारे स्टिकी एंड्स बनेंगे वो भी सेम तरीके के बनेंगे। और क्योंकि स्टिकी एंड्स सेम तरीके के बनेंगे तो डीएनए लाइगेस इन दोनों को जोड़ आसानी से पाएगा। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर रहे हैं वो सेम यूज़ करते हैं हम लोग वेक्टर को काटने के लिए भी और जीन को काटने के लिए भी, ताकि इन दोनों के अंदर, क्योंकि स्टिकी एंड्स जो बनेंगे वो सेम तरीके के बनेंगे, क्योंकि हमारा जो रिकग्निशन सीक्वेंस है वो स्पेसिफिक है हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसमें भी उसी साइड पे कट लगाएगा और इसमें भी उसी साइड पे कट लगाएगा। तो इन दोनों में जब सेम साइड पे कट लगा है तो सेम तरीके के कट लगे हैं, तो सेम तरीके के रेस्ट्रिक्शन और स्टिकी एंड्स बने, और सेम तरीके के स्टिकी एंड्स बनेंगे तो एक दूसरे के साथ जुड़ना इनका आसान हो जाएगा। यही चीज़ एनसीईआरटी ने हमसे यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाई है। ये हमने स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ लिया। ई कोराई इस पे काम कर रहा है और उसका रिकग्निशन सीक्वेंस है GAATTC। अब हम लोग आगे मूव ऑन करें। एनसीईआरटी कह रही है क्या कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ये डीएनए को स्ट्रैंड को काटते हैं कहाँ पे, लिटल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइड, लेकिन बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स। यही चीज़ इसने एनसीईआरटी ने यहाँ दिखा दी हमको कि सेंटर से थोड़ा सा दूर काट रहा है, लेकिन जी और ए के बीच में इधर भी काटा, जी और ए के बीच में इधर भी काटा, तो ऑपोजिट स्ट्रैंड के सेम बेसिस के बीच में काटा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइड, लेकिन बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स।
इससे होता क्या है, दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस एट द एंड, दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस एट द एंड। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शंस देख रहे हो आपकी, ये सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन इधर भी बच गया और ये सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन इधर भी बच गया, इसी को हम लोग स्टिकी एंड्स कहते हैं। क्या कह रही है एनसीईआरटी, दिस लीव्स सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन एट द एंड्स, दीज आर ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर्स, जिसको हम लोग स्टिकी एंड्स कहते हैं हर एक स्ट्रैंड के ऊपर। ये जो सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन बचा है, सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन बचा है किनारे पे, ये ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस हैं, ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये स्टिकी एंड्स कहलाएंगे। हर एक स्टैंड पे होगा, ये दोनों के दोनों स्टैंड्स पे हमें देखने को मिलेंगे। इनको नेम क्यों किया गया है, स्टिकी एंड्स क्यों बोला गया है, स्टिकी क्यों बोला गया है, क्योंकि दीज आर नेम्ड सो बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स। कॉम्प्लीमेंट्री है और कट काउंटर पार्ट्स है। जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री है ये, टी का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ ए, टी का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ ए का हुआ टी, ए का हुआ टी, इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री है और कट काउंटर पार्ट्स भी है। कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और इसीलिए इसका नाम हमने स्टिकी एंड्स रखा है। और ये जो स्टिकीनेस होती है इसकी, दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट करती है एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेस को, कि जो डीएनए लाइगेस एंजाइम है हमारा, ये इस स्टिकीनेस की वजह से इसकी एक्टिविटी एनहेंस हो जाती है, फैसिलिटेट हो जाती है। अब बात आती है हमारी आगे इसके अंदर क्या, कि जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के अंदर क्या है, हम लोग जो इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए बनाने के लिए। ये क्या होता है, विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ जीनोम्स। अब जब हम लोग इसको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं तो रिजल्टेंट डीएनए फ्रैगमेंट जो होता है सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा और इसको इजीली फिर हम लोग जो है डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ सकते हैं। ये वही बात होगी जो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ कर रहे हैं, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब क्योंकि डीएनए हमारा एक अलग जगह से है और हमारा जो वेक्टर है वो दूसरी जगह का मेंबर है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करो, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करो, ताकि जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं इनके अंदर स्टिकी एंड सेम तरीके के बने। और ये रिजल्टेंट जो फ्रैगमेंट्स है इसके अंदर सेम तरीके के स्टिकी एंड्स किस वजह से बन रहे हैं, बिकॉज जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसकी जो फंक्शनल साइट है वो स्पेसिफिक है, रिकग्निशन साइट जो है वो स्पेसिफिक है, और इसीलिए हम लोग इसको दोनों को जोड़ सकते हैं एंड टू एंड। किसकी मदद से, मॉलिक्यूलर ग्लू डीएनए लाइगेज की मदद से। हमने फॉरेन डीएनए उठाया और वेक्टर डीएनए उठाया, वेक्टर यानी प्लास्मिड उठाया, ये हमारा पोस्टमैन या कैरियर है, ये पार्सल उठाया हमने। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को के थ्रू काटा, किसको, फॉरेन डीएनए को भी और वेक्टर डीएनए को भी। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था और ये हमारा इधर कट लग गया प्लास्मिड के अंदर। अब हमने इसको इधर उठा के चिपका दिया, किसकी मदद से, लाइगेज की मदद से, डीएनए लाइगेज की मदद से। अब ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की मदद से हमने ट्रांसफॉर्मेशन करवाई। ट्रांसफॉर्मेशन करवाने के 4 मेथड्स हमने पढ़े थे, डाइवेलेंट कटायन वाला, डाइवेलेंट कटायन जैसे कैल्शियम वाला, फिर बॉलिस्टिक्स या जीन गन पढ़ा था हमने, बायोलिस्टिक्स, फिर हमने माइक्रो इंजेक्शन भी पढ़ा था और डिसआर्म्ड पैथोजन भी पढ़ा था। इसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होगी ई कोलाई के सेल्स के अंदर, जो कि हमारा होस्ट है इस केस में, और ये सेल्स डिवाइड करके अपनी प्रोजेनी के अंदर इसको फैलाएगा, तो इसको क्लोनिंग कहेंगे हम लोग। और जीन ट्रांसफ़र भी देखने को हमें यहाँ मिल रहा है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारा टॉपिक हो गया। फिर अब बात हो रही है कि अब एक चीज़ समझो कि आप अब तक ये रियलाइज़ कर चुके होंगे नॉर्मली कि अनटिल एंड अनलेस हम लोग वेक्टर को और सोर्स डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ना काटें, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल क्रिएट नहीं किया जा सकता। ये भी वही स्टेटमेंट है। अब इन स्टेटमेंट्स का यूज़ करके एजर्शन रीज़न अच्छा खासा बन सकता है। अनलेस वन कट्स द वेक्टर एंड द सोर्स डीएनए विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर हमने डिफरेंट बना लिया, अगर हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो यूज़ किया है वो डिफरेंट यूज़ किया है, तो दूसरे वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो रिकग्निशन साइट है वो अलग होगी, रिकग्निशन सीक्वेंस अलग होगा। तो दूसरे तरीके का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करने से स्टिकी एंड्स अलग तरीके का बनेगा, और स्टिकी एंड जब अलग तरीके का बनेगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा,
और कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा तो डीएनए लाइगेज जोड़ कैसे पाएगा उस स्टिकी एंड को। यही सारी कहानी है, ये इंपॉर्टेंट लाइंस में से है एक। अब बात आ रही है कि भाई आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का या एक्सोन्यूक्लियस का यूज़ किया है और आपने क्या करना है, अब आपने कट कर लिया है डीएनए को फ्रैगमेंट्स में, अब आप इसको सेपरेट और आइसोलेट कैसे करोगे, इस चीज़ को बताओ। तो हमारे पास एक तरीका है इसको सेपरेट करने का, जिसका नाम है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। नीट हर साल लगभग इसको टच करता है टॉपिक को। अब क्या बात आती है कि जो कटिंग करी है हमने डीएनए की रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू, इससे क्या हुआ है, फ्रैगमेंट्स हो गए डीएनए के। एंडोन्यूक्लियस से इस्तेमाल किया हमने, ये याद रखना। एंडोन्यूक्लियस क्योंकि बीच में काटता है, तो फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए किसकी मदद से होंगे, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से होंगे। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस सिर्फ किनारे से हमारे न्यूक्लियोटाइड को निकालता जाएगा। यही चीज़ एनसीईआरटी बात कर रही है। जो कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसकी वजह से फ्रैगमेंट्स होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से हमारे फ्रैगमेंट्स होते हैं डीएनए के, और इन फ्रैगमेंट्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं एक टेक्निक की मदद से, जिस टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब बात आती है, क्योंकि डीएनए जो है हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड और मॉलिक्यूल है। डीएनए क्या है हमारा, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, ये भूलना नहीं है। डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। मैंने इसको याद रखने का तरीका ऐसे बनाया था कि डी से डीएनए, एन से कैसे है, नेगेटिव है, और ए से एसिडिक भी है, एज नाम में ये ना ये, तो ये एन से नेगेटिव है। इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हो। और ये भी रख सकते हो कि भाई डीएनए है कि डी से डीएनए हो गया हमारा, और एन से क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। ये चीज़ याद हो गई हमें कि डीएनए फ्रैगमेंट जो हैं, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं कैसे, इनको फोर्स कर दें किधर मूव करने के लिए, एनोड की तरफ मूव करने के लिए। और क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है यानी एनायन है, एनायन कहाँ पे रहता है, एनोड पे रहता है। एनायन नेगेटिव होता है तो एनोड पॉजिटिव होता है। तो एनोड कौन सा टर्मिनल हुआ मेरा, पॉजिटिव टर्मिनल हुआ। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को समझो कि ये क्या है, मेरा टिपिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शो कर रखा है। यहाँ पे ये वेल्स बना रखे हैं, इसके अंदर हमारा डीएनए के पीसेस को डाला और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसके अंदर डाल के छोड़ दिया। ये मेरी क्या है, लेन्स बनी हुई है, लेन 1 2 3 4, गलियाँ जिसको कहते हैं हम लोग। अब ये मेरा जो जगह है, दिस साइड इज़ माई एनोड, और एनोड है ये, तो ये पॉजिटिवली चार्ज वो है, इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पे मेरा क्या होगा, इधर प्रेजेंट होगा मेरा क्या नाम है, कैथोड। कैथोड होगा नेगेटिवली चार्ज। अब क्योंकि मेरे डीएनए के जो बैंड्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज हैं, तो ऑब्वियसली ये एनोड की तरफ को मूव करेंगे, इस तरफ को मूव करेंगे, एनोड की तरफ को जाएंगे। अब ये एनोड की तरफ को मूव करेंगे तो हम लोग एक चीज़ ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ इनको लोड किया था, ये अब ये जो लेन नंबर 1 है इसके अंदर डाइजेशन हुई नहीं है इस डीएनए के अंदर, और इन सब के अंदर डाइजेशन हुई है। और जितना छोटा हमारा फ्रैगमेंट होगा वो उतना दूर जाता हुआ हमें दिख रहा है कि ये स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट जो है सबसे ज़्यादा दूर जा रहा है, स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट सबसे ज़्यादा दूर जा रहा है। यही चीज़ एनसीईआरटी ने हमें यहाँ भी बोली है, अ टिपिकल एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड, यानी लेन 1 के अंदर अनडाइजेस्टेड है, ऑब्वियसली पूरा का पूरा बल्क यहीं पड़ा है, और डाइजेस्टेड सेट्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट जो कि लेन 2 से लेके 4 में हमें देखने को मिल रहा है। अब एनसीईआरटी हमसे आगे क्या कह रही है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएनए फ्रैगमेंट्स क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज हैं, इसको एनोड की तरफ मूव करवा सकते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इसको मूव करवा सकते हैं एक मैट्रिक्स के थ्रू। नाउअडेज आजकल जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स कौन सा है, मेरा एगारोज का मैट्रिक्स है, एगारोज जेल का मैट्रिक्स। एगारोज क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि एक्सट्रैक्ट किया कहाँ से हमने, सीवीड से। अगर आपको अब तक रिकॉल नहीं हुआ कि आपने इस एगारोज के बारे में कहाँ पढ़ा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर ये जब एल्गे हम लोग पढ़ रहे थे तब हमने इसको पढ़ा था कि अगार जो है, अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स है जो कहाँ से मिलता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, ग्रेसिलेरिया से मिलता है। और इनको यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए और प्रिपरेशन ऑफ द आइसक्रीम और जेली के अंदर।
और ये अगार किससे मिला, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। इसके नाम में ये जी आ रहा है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिला है हमें। और ये जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया कौन सी एल्गे है हमारी, रोडोफाइसिए है, यानी रेड एल्गे। इस चीज़ को याद रखना कि हमें जो ये अगारोज जेल मिला है, ये अगारोज किसका प्रोडक्ट है, ये अगार का प्रोडक्ट है। और ये अगार कहाँ से मिला था, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिला था, जो मेंबर्स हैं रोडोफाइसिए की, यानी रेड एल्गे की। ये चीज़ हमने पढ़ी कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स क्या है, एगारोज, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है। एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया था हमने, सी वीड से। डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हैं सेपरेट कर जाते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट करते हैं या रिजॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़, अपने साइज़ के हिसाब से ये सेपरेट हो जाते हैं। किस इफेक्ट के थ्रू, सीविंग इफेक्ट के थ्रू, प्रोवाइडेड बाय द एगारोज जेल। सीविंग इफेक्ट मतलब वही छन छन के जाने वाला। इसीलिए क्या होगा, हैंस, क्योंकि छन छन के ये जा रहा है तो जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा दूर होगा। ये जो हैंस है ना, इस हैंस ने यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी कर दी आपका एक एजर्शन रीज़न क्रिएट करने की, कि स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज फार्दर इट्स मूव्स। क्यों, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम लोग एगारोज यूज़ कर रहे हैं, इसका सीविंग इफेक्ट जो है ये प्रोवाइड कर रहा है कि जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो साइज़ के हिसाब से हमारे रिजॉल्व हो पाए, सेपरेट हो पाए। तो स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, तो ये एजर्शन रीज़न में भी पूछा जा सकता है। द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, ये याद रखना, जितना छोटा उतना दूर जाएगा, जितना छोटा उतना दूर जाएगा। ये चीज़ एनसीईआरटी ने हमें डायग्राम में भी समझाई है। यहाँ लोड किया गया था इनको, इस लेन नंबर 1 में डाइजेशन नहीं हुई है, अनडाइजेस्टेड है ये, और ये सारे के सारे 2, 3, 4 वाले क्या हैं, डाइजेस्टेड स्ट्रैंड्स हैं। अब इसके अंदर भी लार्जेस्ट पीसेस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, और सबसे दूर एनोड के बिल्कुल पास स्मॉलेस्ट पीस देखने को मिल रहा है। और ये सब भरा हुआ है किससे, एगारोज से, जो कि रोडोफाइसिया, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम के अंदर से मिला है, हमको सीवीड से मिला है। अब एनसीईआरटी कह रही है कि लुक एट फिगर 11.3, इसको देखो और गेस करो किस एंड पे जेल सैंपल को लोड किया गया था। ऑब्वियसली यहाँ लोड किया गया था। बात आती है क्या कि सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स, अब ये डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट हो गए। सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड, विजुअलाइज्ड का मतलब आप इनको देख कैसे सकते हो, देख सकते हो। अब एनसीईआरटी ने यूज़ किया ओनली, सिर्फ और सिर्फ कब, जब आप इसको स्टेन कर लो, पहली नंबर की चीज़, और दूसरा एक्सपोज करो यूवी लाइट से। अब आपको इसको स्टेन कैसे करना है, एक कंपाउंड से जिसका नाम है एथिडियम ब्रोमाइड। ये कई बार पूछा जा चुका है, इसको भूलना नहीं है कि एथिडियम ब्रोमाइड से हम लोग इसको स्टेन करते हैं हमारे डीएनए को, और फिर इसको एक्सपोज करते हैं यूवी रेडिएशन के अंदर। तब जाके हमें जो है ये ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखते हैं, ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखते हैं डीएनए के। मैं वापस से 3 सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या आप इसको विदाउट एनी स्टेनिंग देख सकते हो? तो नो, वी कैन नॉट सी इट विदाउट एनी स्टेनिंग। अच्छा, आपने स्टेनिंग कर ली, क्या अब आप इसको देख सकते हो? नो, हम लोग इसको विजिबल लाइट में नहीं देख सकते, हम लोग को इसको यूवी रेडिएशन के अंदर डालना पड़ेगा। अच्छा, आपको किस कलर के बैंड्स दिखेंगे? तो ऑरेंज कलर के बैंड्स देखने को मिलेंगे। अब यही चीज़ एनसीईआरटी ने हमें यहाँ बताई है कि जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं उनको विजुअलाइज करा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ कब, ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद अ कंपाउंड जिसका नाम है एथिडियम ब्रोमाइड। और जब हम लोग इसको स्टेन कर देंगे, और स्टेन करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमें इसको यूवी लाइट के अंदर एक्सपोज करके देखना पड़ेगा। एनसीईआरटी कह रही है यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रैगमेंट्स इन द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में आप प्योर डीएनए के फ्रैगमेंट्स को नहीं देख सकते, और विदाउट स्टेनिंग भी नहीं देख सकते। हाँ, आपने जब इसको एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर दिया, उसके बाद इसको यूवी रेडिएशन में एक्सपोज किया, अब आप इसको एक्सपोज कर लिया जब आपने, तब आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो। यू कैन सी ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए इन एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन हुआ जेल, जिसको आपने यूवी लाइट में एक्सपोज किया, स्टेन करा, फिर यूवी में एक्सपोज किया, तब जाके आपको ऑरेंज कलर के बैंड्स देखने को मिले।
अब बात आती है क्या कि द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट। हम लोग क्या करेंगे, चम्मच वगैरह की किसी की मदद से या किसी तरीके से, किसी भी तरीके से, मैं चम्मच एक कॉमन, क्योंकि हम लोग हाउस होल्ड के एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हैं, तो आप ऐसे समझ लो कि हम लोग जो है इस स्ट्रैंड को, इस फ्रैगमेंट को ऐसे चम्मच से उठा के निकाल लेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्यूशन बोलेंगे। एल्यूशन बोलो या एल्यूजन बोलो, एल्यूशन बोलेंगे वैसे, एल्यूटिंग या एल्यूशन। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगरोज जेल, और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जेल पीस से, और इस स्टेप को क्या बोला जाता है, एल्यूशन बोला जाता है। ये भूलना नहीं है, एक्सट्रैक्शन का जो स्टेप है उसका नाम है एल्यूशन। और डीएनए फ्रैगमेंट्स को द डीएनए फ्रैगमेंट्स प्योरीफाइड इन दिस वे, एक तरीके से हमने फ्रैगमेंट्स को क्या कर लिया, प्योरीफाई भी कर लिया भाई। बाकी चीज़ से प्योरीफाई का क्या मतलब है कि मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो चाहिए था सिर्फ वो है मेरे पास, फालतू की चीज़ नहीं है। समझ रहे हो, अगर मान लो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था, मुझे सिर्फ ये सबसे छोटा वाला स्ट्रैंड चाहिए था, तो मेरे लिए बाकी सब तो इम्प्योरिटी थी। तो एक तरीके से अगर मैंने इसको सेपरेट करके इस फ्रैगमेंट को बाहर निकाल लिया एल्यूशन के थ्रू, तो मैंने इस सब से इसको सेपरेट कर दिया, प्योरीफाई कर दिया इस सब से इसको। यही चीज़ कह रही है एनसीईआरटी, द डीएनए फ्रैगमेंट्स प्योरीफाइड इन दिस वे, यानी सेपरेट कर लिया हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, उस डीएनए फ्रैगमेंट को जो हमें नहीं चाहिए था उसमें से। और इस प्योरीफाइड डीएनए फ्रैगमेंट को हम यूज़ कर लेंगे कंस्ट्रक्ट करने में हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, बाय जॉइनिंग देम विद द क्लोनिंग वेक्टर। अब क्लोनिंग वेक्टर के अंदर भी हम लोग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे, और डीएनए फ्रैगमेंट के अंदर भी वही हमने यूज़ किया था, और इन दोनों को डाल के मिला के हम लोग क्या डाल देंगे, डीएनए लाइगेज डाल देंगे, तो हमारा क्या तैयार हो जाएगा, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा डिस्कशन था हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में, जो कि टूल नंबर 1 था हमारे इसके अंदर, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। अब हम लोगों ने एंजाइम्स के बारे में बात कर ली, होस्ट के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके थे। अब हमारी बात बची है वेक्टर्स के बारे में। अब वेक्टर क्या होता है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वेक्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको डिटेल में समझना पड़ेगा, तो हमारा ये टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर की अंदर की ज़्यादातर चीज़ें या सारी चीज़ें समझ में आई हों। आई नो इसके अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसको बहुत सिस्टमैटिकली सोफिस्टिकेटेड तरीके से पढ़ लोगे, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, तो आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से मिस नहीं होगा।